नमस्कार साथियों। आज हम अपनी क्लास में निरीक्षण विधि अथवा बहिर्दर्शन विधि का अध्ययन करने जा रहे हैं। और हर बार की तरह हम अपनी इस क्लास से पूर्व हमने अपनी पिछली क्लास में अंतर्दर्शन विधि का अध्ययन किया और हमने वहाँ आपको बताया कि जो अंतर्दर्शन विधि है वो शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक प्राचीन विधि है, परंपरागत विधि है और आत्मनिष्ठ विधि है। वहाँ हमने आपको बताया कि अंतर्दर्शन का विचार सर्वप्रथम जॉन लॉक नामक मनोवैज्ञानिक ने दिया, जो कहाँ के थे, इंग्लैंड के थे। फिर हमने आपको बताया अंतर्दर्शन विधि के प्रवर्तक अथवा जनक तो विलियम वुंट और उनके शिष्य टिचनर। और फिर उस विधि में हमने आपको बताया कि जो अंतर्दर्शन विधि थी इसको रॉबर्ट सेशंस वुडवर्थ आर.एस. वुडवर्थ नामक मनोवैज्ञानिक ने आत्मगत निरीक्षण अथवा आत्मनिरीक्षण विधि कहकर पुकारा। तो अंतर्दर्शन विधि में हमने आपको बतलाया कि मस्तिष्क के द्वारा स्वयं की क्रियाओं का निरीक्षण करने की जो विधि है उसी विधि को हम क्या कहते हैं, अंतर्दर्शन विधि कहते हैं। अंतर्दर्शन विधि का जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण है वो यह है कि अंतर्दर्शन करता व्यक्ति स्वयं ही होता है, अंतर्दर्शन दृष्टा व्यक्ति स्वयं ही होता है और व्यक्ति स्वयं के बारे में जो ज्ञान प्राप्त करता है वो पूर्णतः सत्य ज्ञान प्राप्त करता है और शीघ्र ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन इसका यही गुण, इसका दोष भी है कि व्यक्ति को स्वयं के बारे में जितना शीघ्र और पूर्णतः सत्य ज्ञान प्राप्त होता है तो कभी कभी व्यक्ति अपने असामाजिक कुकृत्यों को या दुष्कृत्यों को क्या है, छिपा भी सकता है, उनको समाज के समक्ष उजागर नहीं कर सकता। तो ये इसका दोष है। तो ये हमने विस्तार से अपनी पिछली क्लास में अध्ययन किया। अब हम अध्ययन करने जा रहे हैं निरीक्षण विधि अथवा बहिर्दर्शन विधि। और इस विधि को हम दो भागों में अध्ययन करेंगे क्योंकि यह थोड़ी सी बड़ी विधि है। तो आज हम अध्ययन कर रहे हैं भाग फर्स्ट का, तो ऑब्जर्वेशन मेथड अथवा एक्सट्रोस्पेक्शन मेथड। तो सबसे पहला बिंदु, इस विधि को किस नाम से पुकारा जाता है? तो इस विधि को हम अवलोकन विधि के नाम से भी जानते हैं। किस विधि के नाम से? अवलोकन विधि। तो बहिर्दर्शन विधि अथवा निरीक्षण विधि को हम किस विधि के नाम से जानते हैं? अवलोकन विधि के नाम से जानते हैं। अब इस अवलोकन शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है, इस विधि का जो शाब्दिक अर्थ है, तो अवलोकन का शाब्दिक अर्थ होता है ध्यान पूर्वक देखना। क्या होता है? ध्यान पूर्वक देखने को हम क्या कहते हैं? अवलोकन कहते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होगा? ध्यान पूर्वक देखना। ध्यान पूर्वक देखना, तो अवलोकन का शाब्दिक अर्थ होता है ध्यान पूर्वक देखना। अब मैं यहाँ आपको एक चीज और कंफर्म करता हूँ। जैसे अंतर्दर्शन विधि थी, हमने शिक्षा मनोविज्ञान की सबसे पहली विधि का जो अध्ययन किया अंतर्दर्शन विधि, तो अंतर्दर्शन का विचार जॉन लॉक ने दिया। उसके बाद अंतर्दर्शन के जनक अथवा प्रवर्तक विलियम वुंट एवं उनके शिष्य टिचनर। तो अंतर्दर्शन में क्या दोष था कि व्यक्ति खुद के बारे में जो नकारात्मक पक्ष होते हैं उनको वो समाज के समक्ष कभी भी उजागर नहीं करता, यानी अपने कुकृत्यों को कभी भी वो दूसरों के समक्ष प्रस्तुत नहीं करेगा जिससे उसकी छवि धूमिल हो सके। तो इसी कमी को दूर करने के लिए जो अंतर्दर्शन का जो विरोधी था, जिन्होंने मुख्य रूप से विरोध किया और स्पष्ट रूप से बताया कि यह अंतर्दर्शन कभी भी स्वीकार नहीं होना चाहिए, तो वो थे जॉन ब्रॉड्स वाटसन। कौन? जॉन ब्रॉड्स वाटसन। तो जॉन ब्रॉड्स वाटसन थे जो अमेरिका के थे। तो हमने आपको बताया उन्होंने किसको जन्म दिया? व्यवहारवाद को जन्म दिया। तो व्यवहारवाद के जन्म के समय उन्होंने अमेरिका की शिकागो यूनिवर्सिटी में बतलाया कि यदि हम मनोविज्ञान को विज्ञान का स्वरूप प्रदान करना चाहते हैं, यानी मनोविज्ञान को यदि हमें विज्ञान वास्तव में बनाना है, तो इसको आत्मवाद से हटाओ, यानी ये आत्मा, चेतना, मन या मस्तिष्क जैसी चीजों से इसको बाहर लाओ और इसको भौतिक स्वरूप में अथवा वस्तुवाद रूप में प्रस्तुत करना होगा। तो इस प्रकार से जो जॉन ब्रॉड्स वाटसन थे उन्होंने अंतर्दर्शन का बहिष्कार किया और उन्होंने वस्तुवाद अथवा भौतिकवाद को क्या दिया? महत्व दिया, जिसको हम बाहर से प्रत्यक्ष रूप से क्या कर सकें? दर्शन कर सकें, देख सकें। तभी इस मनोविज्ञान को हम क्या कह सकते हैं? विज्ञान कह सकते हैं। तो इस प्रकार से ये हमने अपनी पिछली क्लास में जो मनोविज्ञान की अवधारणा है वहां बहुत विस्तृत रूप से इसको आपको समझाया। तो आप देख रहे हैं अंतर्दर्शन का विरोधी कौन थे?
जॉन ब्रॉड्स वाटसन। तो इस प्रकार उन्होंने अंतर्दर्शन का तो विरोध किया, लेकिन किसका विचार प्रस्तुत कर दिया? बहिर्दर्शन का विचार प्रस्तुत कर दिया। तो बहिर्दर्शन का विचार विचार किसने दिया? जॉन ब्रॉड्स वाटसन। जॉन ब्रॉड्स वाटसन। और ये आप जानते हो कहाँ के थे? ये अमेरिका के। कहाँ के थे? अमेरिका के। फिर हमने आपको अपनी पिछली क्लास में बताया था कि व्यवहारवाद का जनक अथवा व्यवहारवाद का प्रवर्तक किसको कहा जाता है? जॉन ब्रॉड्स वाटसन को कहा जाता है। जॉन ब्रॉड्स वाटसन ने मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान अथवा अनुभूति का विज्ञान कहकर पुकारा अथवा बतलाया। हमने आपको अपनी पिछली कक्षा में एक परिभाषा भी बतलाई कि मनोविज्ञान जॉन ब्रॉड्स वाटसन की जो परिभाषा थी वातावरण से संबंधित, कि मुझे एक स्वस्थ बालक दे दो, मैं उसे अच्छे से अच्छा जज अथवा चोर भी बना सकता हूं। तो यह परिभाषा भी जो वातावरण पर आधारित थी वो किसकी थी? जॉन ब्रॉड्स वाटसन की। और यह अनेकों बार परीक्षा में आपसे पूछी गई है और भविष्य में फिर से आपसे पूछ सकते हैं। तो आप देख रहे हो जो बहिर्दर्शन का विचार था वो किसने दिया? जॉन ब्रॉड्स वाटसन ने। और यह कहाँ के थे? अमेरिका के थे। अब आ जाओ प्रक्रिया। अब आप देख रहे हो कि जो बहिर्दर्शन विधि है, बहिर्दर्शन विधि को हम क्या कहते हैं? निरीक्षण विधि अथवा अवलोकन विधि भी कहते हैं। तो जो निरीक्षण विधि है, निरीक्षण विधि में जो निरीक्षण करता है किसी व्यक्ति अथवा अपने विद्यार्थियों के व्यवहार का निरीक्षण करता है। तो यहाँ पे जिस व्यक्ति अथवा जिस समस्या का निरीक्षण किया जा रहा है उसको हम क्या कहते हैं? प्रयोज्य कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रयोज्य। ध्यान रखना, जिनके व्यवहार का निरीक्षण किया जा रहा है उसको हम क्या कहेंगे? प्रयोज्य कहेंगे। जिसके व्यवहार का निरीक्षण किया जा रहा हो। तो जिसके व्यवहार का निरीक्षण किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? प्रयोज्य कहते हैं। तो आगे इस विधि में बार बार यदि प्रयोज्य शब्द आए तो कंफ्यूजन नहीं होना है। प्रयोज्य से तात्पर्य क्या है? जिसके व्यवहार का निरीक्षण किया जा रहा है। और जो निरीक्षण करता है, करने वाला होता है, उसको हम क्या कहते हैं? निरीक्षण करता अथवा अवलोकन करता कहते हैं। तो आप ध्यान रखना, प्रयोज्य और निरीक्षण करता, कंफ्यूज नहीं होना है। निरीक्षण करता यानी निरीक्षण करने वाला, जो आपके व्यवहार का क्या कर रहा है? निरीक्षण कर रहा है। तो आप देख रहे हो जो निरीक्षण विधि है अथवा बहिर्दर्शन विधि या अवलोकन विधि है, इस प्रक्रिया में होता क्या है? तो निरीक्षण विधि में जो निरीक्षण करता होता है वो प्रयोज्य के यानी जिसके व्यवहार का निरीक्षण कर रहा है अथवा संबंधित समस्या का क्या करता है? अध्ययन करता है। यानी अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से वो क्या करेगा? उसका ध्यान पूर्वक अवलोकन करेगा। यानी निरीक्षण विधि में निरीक्षण करता किसी समस्या का अथवा प्रयोज्य का क्या करेगा? ध्यान पूर्वक अवलोकन करता है और अवलोकन के पश्चात उसके संदर्भ में अथवा उसके विषय के आधार पर उसके व्यवहार को देख के क्या लेता है? निर्णय लेता है। किसमें? निरीक्षण विधि में अथवा बहिर्दर्शन विधि में। तो जो निरीक्षण विधि है उस निरीक्षण विधि में निरीक्षण करता या अध्ययन करता है वो प्रयोज्य के व्यवहार का क्या करता है? ध्यानपूर्वक अवलोकन करता है। और ध्यानपूर्वक अवलोकन करने के पश्चात उसके विषय में क्या करता है? एक उपयुक्त निर्णय लेता है। इस विधि में निरीक्षण विधि अथवा बहिर्दर्शन विधि में। अर्थात अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो विद्यार्थी है भिन्न भिन्न प्रकार के आचरण अथवा व्यवहार को प्रदर्शित करता है। तो शिक्षक है, वो शिक्षक उसके आचार विचार, उसके आचरण, उसकी क्रिया एवं प्रतिक्रिया आदि के आधार पर उस विद्यार्थी के संबंध में अथवा प्रयोज्य के संबंध में उपयुक्त निर्णय लेता है, उसके व्यवहार को नोट करता है। तो यह विधि कौन सी है? निरीक्षण विधि है। जैसे यदि कोई व्यक्ति है बहुत जोर जोर से चिल्ला रहा है, क्या कर रहा है? बहुत तेज आवाज में जोर जोर से चिल्ला रहा है, उसके नेत्रों का रंग लाल हो रहा है और उसकी जो आंखें हैं वो बड़ी एवं बाहर की ओर निकली हुई प्रतीत
हो रही हैं, तो हम क्या आकलन लगाते हैं, उसके व्यवहार को देखने के बाद, ध्यानपूर्वक अवलोकन करने के बाद हम उसके मानसिक पक्ष का क्या निर्णय लगाते हैं कि वह व्यक्ति क्रोध प्रकट कर रहा है अथवा क्रुद्ध प्रवृत्ति में व्यक्त हो रहा है। इसी प्रकार जो शिक्षक है सत्य अथवा झूठ का या बेईमानी एवं ईमानदारी की जांच करने के लिए विद्यार्थियों पर क्या निरीक्षण विधि का ही प्रयोग करता है। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल दें कि जैसे कक्षा में जो शिक्षक है शिक्षार्थियों से इमला बोलकर, क्या इमला बोलकर, अब इमला क्या होती है, सुरत लेख, सुरत माने सुना हुआ यानी सुनकर लिखा जाने वाला जो लेख है उसको हम क्या कहते हैं, सुरत लेख अथवा इमला कहते हैं। तो कक्षा में जो शिक्षक है विद्यार्थियों के व्यवहार का निरीक्षण करने के लिए क्या करता है, सत्य कौन कौन से विद्यार्थी सत्य हैं, सत्य में विश्वास रखते, कौन झूठ प्रवृत्ति के हैं या बेईमानी प्रवृत्ति के हैं, तो इसकी जांच के लिए क्या करता है शिक्षक इमला बोलता है यानी सुरतलेख बोलता है, सुनकर लिखा जाने वाला लेख यानी कठिन शब्दों को क्या करता है, बोलता है और उनको सुनकर विद्यार्थी अथवा अधिगम करता अथवा प्रयोज्य क्या करते हैं, उन्हें लिखते हैं। और फिर शिक्षक उन विद्यार्थियों से अथवा अधिगमकर्ताओं से क्या करता है, स्वतः मूल्यांकन करने का उनको क्या कहता है, अवसर प्रदान करता है। तो आप देख रहे हैं कुछ विद्यार्थी तो ऐसे होंगे जो अपने गलत लिखे हुए शब्दों को सही करने का प्रयास करेंगे और कुछ विद्यार्थी ऐसे होंगे जो गलत होगा उसको गलत करेंगे और जो सही होगा उस पर सही का टिक अथवा निशान लगाएंगे। यह सारी प्रक्रिया को कक्षा शिक्षण के दौरान जो शिक्षक है वो उनके विद्यार्थियों के व्यवहार को क्या करता है, निरीक्षण करता है, ध्यानपूर्वक अवलोकन करेगा और उसी के आधार पर वो क्या करेगा, उन विद्यार्थियों के संदर्भ में उनके विषय में क्या करेगा, एक उपयुक्त निर्णय ले पाएगा कि कौन विद्यार्थी ईमानदार है और कौन बेईमान प्रवृत्ति का है। तो यही विधि क्या है, निरीक्षण विधि है। तो आपको समझ में आया होगा निरीक्षण विधि में क्या है। निरीक्षण विधि में जो निरीक्षणकर्ता होता है प्रयोज्य के अथवा समस्या का अध्ययन ध्यानपूर्वक करता है, ध्यानपूर्वक समस्या का अवलोकन करता है और फिर प्राप्त व्यवहार के आधार पर या अवलोकन के आधार पर उस विषय के संदर्भ में एक उपयुक्त निर्णय निर्धारित करता है। तो यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, निरीक्षण अथवा बहिर्दर्शन कहलाती है। अब अलग अलग विद्वानों ने क्या है, इसको अलग अलग तरीके से परिभाषित भी करने का प्रयास किया है। तो एक विद्वान थे, तो इसकी एक महत्वपूर्ण परिभाषा है गुड एवं हैट। इन्होंने क्या कहा, गुड एवं हैट ने क्या कहा वो सुनो। गुड हैट ने कहा विज्ञान निरीक्षण से प्रारंभ होता है और अपने निरीक्षण की पूर्ति के लिए अंत तक निरीक्षण का सहारा लेता है। ध्यान से सुनना, गुड एवं हैट की बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा है। इन्होंने क्या कहा निरीक्षण विधि को लेके कि जो विज्ञान है वो निरीक्षण से प्रारंभ होता है और अपने निरीक्षण की पूर्ति के लिए यानी जो हमने निरीक्षण किया है वो सही है अथवा गलत है तो वो अंत तक उस निरीक्षण का क्या लेता है, सहारा लेता है। तो आप जानते हो विज्ञान में प्रत्येक किसी भी तथ्य को, नियम या सिद्धांत को जब तक स्वीकार नहीं किया जाता जब तक वो प्रयोगों पर सत्यापित ना हो, प्रमाणीकरण ना हो, जिसमें विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता और वैधता का गुण ना पाया जाए, जब तक उस तथ्य को, नियम अथवा सिद्धांत को हम विज्ञान नहीं मानते हैं। तो आप देख रहे हो जैसे जब काफी समय पहले 2008 से पूर्व हम क्या मानते थे कि जो ग्रह होते हैं सौरमंडल के वो टोटल ग्रह कितने होते हैं, 9 ग्रह होते हैं। तो आप देख रहे हो ग्रहों के लिए क्या था, ग्रहों को परिभाषित करने के लिए कुछ तथ्य निर्धारित किए गए थे। तो उनमें मुख्य तथ्य यह था कि पहला तथ्य यह था कि जो ग्रह होगा वो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करेगा। ठीक है साहब, अब सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करेगा तो एक दूसरे की कक्षाओं को परस्पर वो नहीं काटेंगे। जैसे यह सूर्य है और ये इनके चारों ओर क्या कर रहे हैं, जो ग्रह हैं वो परिक्रमा कर रहे हैं। इस तरीके से 9 ग्रह क्या कर रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं। तो विद्वानों ने बताया, वैज्ञानिकों ने ग्रह को परिभाषित करने के लिए कि ऐसा कोई भी आकाशीय पिंड जो सूर्य की चारों ओर परिक्रमा कर रहा है वो ग्रहों की श्रेणी में आएगा। पहली शर्त यह थी। ठीक है साहब, दूसरी शर्त यह थी कि जो
आकाशीय पिंड है जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रहे हैं, वो दीर्घ वृत्ताकार यानी इस तरीके से अंडे के आकार में दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं में ही परिक्रमा करेंगे, ना कि वृत्ताकार कक्षाओं में करेंगे। दूसरी शर्त यह थी। तीसरी शर्त यह थी कि जो ग्रह हैं वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं तो परस्पर एक दूसरे की कक्षा को कभी भी क्रॉस नहीं करेंगे, काटेंगे नहीं। ये 3 शर्त थी। इन 3 शर्तों को पूरा करने वाले आकाशीय पिंडों को उन्होंने क्या है, ग्रहों की संज्ञा दी। अब आप देख रहे हैं, मैंने कहा विज्ञान निरीक्षण से प्रारंभ होता है, तो यह घटना उन्होंने आकाश में वैज्ञानिकों ने देखी होगी। उसके आधार पर उन्होंने क्या, निरीक्षण के आधार पर, ध्यानपूर्वक अवलोकन के आधार पर उन्होंने क्या किया, अपना एक निश्चित निर्णय प्रदान किया कि भाई ग्रह इस प्रकार की कार्य करने वाले या इस प्रकार का आचरण करने वाले पिंडों को क्या कहोगे, ग्रह कहेंगे। लेकिन अब यह हमेशा शाश्वत बना रहे, यह निरीक्षण की पूर्ति होती रहे, जो हमने निरीक्षण के आधार पर जो निर्णय दिया है वह बना रहे, इसके लिए लगातार निरंतर निरीक्षण करते रहना भी जरूरी है। तो फिर आप देख रहे हो कि उसके बाद निरीक्षण करने के बाद लगातार देखते रहे तो पता चला कि जो लास्ट जो ग्रह था और अंतिम ग्रह कौन सा है, यम, जिसको हम क्या कहते हैं, प्लूटो कहते हैं। तो ये प्लूटो ग्रह है। तो उन्होंने देखा ये प्लूटो ग्रह जो ग्रहों की जो तीसरी कंडीशन थी, ग्रह की परिभाषा के लिए जो तीसरी कंडीशन उत्तरदायी थी कि जो आकाशीय पिंड है परस्पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते समय एक दूसरे की कक्षाओं में प्रवेश नहीं करेंगे, एक दूसरे की कक्षाओं को नहीं काटेंगे। तो यम ने क्या किया कि यम की सिचुएशन इस तरीके से हो गई कि यह अपने से आगे वाली वरुण की कक्षा को क्या किया, इसने ओवरटेक कर दिया, उसकी कक्षा को काट दिया। तो इसको यम को या प्लूटो ग्रह को हमने ग्रहों की संज्ञा से हटा दिया। तो यही परिभाषा गुड एंड हैट की यही परिभाषा क्या करती है, बिल्कुल सिद्ध होती है कि विज्ञान निरीक्षण से प्रारंभ होता है और अपने निरीक्षण की पूर्ति के लिए, यानी हमारे द्वारा किया गया निरीक्षण और निरीक्षण के आधार पर लिए गए नियम अथवा सिद्धांत अथवा निर्णय पूर्णतः सत्य है अथवा नहीं है, इसकी पूर्ति के लिए विज्ञान लगातार निरीक्षण जारी रखता है। तो यह परिभाषा किसने दी, गुड एवं हैट ने। तो विज्ञान निरीक्षण से प्रारंभ होता है और अपने निरीक्षण की पूर्ति के लिए अंत तक निरीक्षण का सहारा लेता है। तो यह परिभाषा किसने दी थी, गुड एवं हैट ने। और हमने इस परिभाषा को आपको इस उदाहरण के माध्यम से समझाया अभी। अब आते हैं हम प्रकार। तो अब है निरीक्षण विधि के प्रकार। तो एक विद्वान थे कोलसनिक। कौन से विद्वान, कोलसनिक। तो कोलसनिक ने निरीक्षण विधि के 2 प्रकार बताए, यानी निरीक्षण कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। तो 2 कौन कौन से, पहला औपचारिक निरीक्षण और दूसरा है अनौपचारिक निरीक्षण। औपचारिक फॉर्मल ऑब्जर्वेशन, औपचारिक निरीक्षण। दूसरा है इनफॉर्मल ऑब्जर्वेशन, अनौपचारिक निरीक्षण। अब देखो ये किसने बताया निरीक्षण के प्रकार, कोलसनिक नामक मनोवैज्ञानिक ने बताया निरीक्षण कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का, औपचारिक निरीक्षण और अनौपचारिक निरीक्षण। तो जो औपचारिक निरीक्षण होता है, यह औपचारिक निरीक्षण होता है, यह एक तरीके से महज एक छलावा है, यह कह सकते हो। ठीक है जी। क्यों, अब छलावा कैसे, ये मैं आपको समझाता हूँ। औपचारिक निरीक्षण में क्या है, जो सारी सिचुएशन है, सारी कंडीशन है, वो पहले से पूर्व निर्धारित होती है। यहाँ पे सारी चीजें क्या होंगी, प्री प्लानिंग होंगी, पूर्व निर्धारित होती है। यानी जो औपचारिक निरीक्षण होता है यह पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार किया जाता है। यहाँ पर निरीक्षणकर्ता, निरीक्षण का समय, निरीक्षण की तिथि और निरीक्षण से संबंधित विषय वस्तु, जिस विषय से संबंधित या जिस व्यवहार से संबंधित प्रयोज्य का निरीक्षण किया जाना है, इसकी समस्त सूचना प्रयोज्य को पूर्व से ही प्रदान कर दी जाती है। यानी जिनका निरीक्षण किया जाना होता है, जिन विद्यार्थियों के व्यवहार का निरीक्षण होना है, उन विद्यार्थियों को पहले से सूचना दे दी जाती है कि उपयुक्त या किसी निर्धारित तिथि को निर्धारित समय पर निर्धारित व्यक्ति द्वारा या अमुक व्यक्ति द्वारा
अमुक विषय वस्तु से संबंधित या अमुक व्यवहार से संबंधित क्या है, आपके व्यवहार का निरीक्षण किया जाना है। तो अब आप देख रहे हो, जब आपको पहले से सूचना दे दी जाएगी तो आप अपना नेचुरल व्यवहार उस निरीक्षणकर्ता के समक्ष प्रस्तुत करोगे क्या? मेरा मानना है कि आप अपना नेचुरल या नैसर्गिक या स्वाभाविक व्यवहार कभी भी प्रदर्शित नहीं करोगे। आपके व्यवहार में क्या आ जाएगा, बनावटीपन आ जाएगा। तो उस बनावटीपन व्यवहार के आधार पर जो निरीक्षण करता है वो आपके व्यवहार को नोट करके उस व्यवहार के आधार पर आपके व्यवहार से संबंधित आचरण का क्या करेगा, निर्धारण करेगा। वो पूर्णतः सत्य नहीं होगा। इसलिए मैंने इसको बोला है औपचारिक निरीक्षण क्या है, महज एक छलावा है। तो औपचारिक निरीक्षण में सारी जो कंडीशन होती हैं वो प्री प्लानिंग होती हैं, पूर्व निर्धारित होती हैं। यहाँ पर जो निरीक्षणकर्ता का नाम और निरीक्षण की तारीख, तिथि अथवा समय एवं निरीक्षण की विषय वस्तु आदि समस्त की जानकारी प्रयोज्य को पूर्व से ही प्रदान कर दी जाती है, जिसकी वजह से जो प्रयोज्य का जो व्यवहार है वो नेचुरल, स्वाभाविक अथवा नैसर्गिक ना होकर बनावटी व्यवहार हो जाता है। और उस बनावटी व्यवहार को ध्यानपूर्वक भले ही अवलोकन करे निरीक्षण करता, लेकिन उसके व्यवहार का वास्तविक आकलन नहीं कर पाता। तो ये औपचारिक निरीक्षण क्या है, एक प्रकार से महज एक छलावा है। तो ये आप देखते हो, यह बहुत कमजोर स्तर का है। इसको मैं एक छोटे से एग्जाम्पल से और समझाऊं। जैसे शादी ब्याह में आप देखते हो, हम शादी अपने वर के लिए वधू देखने जाते हैं अथवा वधू के लिए वर देखने जाते हैं, अपनी बेटी के लिए लड़का देखने जा रहे हैं अथवा बहू देखने जा रहे हैं। तो हम पहले से ही लड़की वालों को अथवा लड़कों वालों को सूचित कर देते हैं कि हम फलानी तिथि को आ रहे हैं, इतने व्यक्ति आ रहे हैं और इस तरीके का कार्यक्रम होना है, बहुत बधाई होनी है, साथ ही साथ या नहीं होनी है या केवल लड़की को देखना है। तो आप देख रहे हैं लड़की वाला, चाहे लड़की किसी भी तरीके की मिजाज की हो, किसी भी तरीके का रंग रूप बनावट हो, चाहे वो मानसिक रूप से विक्षिप्त हो, लेकिन लड़की वाले को पता है पूर्व में से ही सूचना मिल चुकी है। तो उसकी क्या करेगा, वो पूर्व तैयारी या पूर्व सूचना के अनुसार क्या करेगा, पूरी तैयारी करके चलेगा और अपनी लड़की को अच्छा सजा धजा के उसको अच्छे से अच्छी अच्छी बातें, संस्कार युक्त बातें बतला के कि जाते ही आपको चरण स्पर्श करने हैं, पैरों में नमन करना है और बिल्कुल भी ज्यादा बोलना नहीं है, जितना पूछा जाए उतना ही जवाब देना है। तो आप देख रहे हैं इस तरीके का सारा उसको पहले से क्या कर दिया जाता है, प्री प्लानिंग करके प्रस्तुत किया जाता है। अब वहां पर जब लड़की वाले अथवा लड़का वाले आते हैं तो आप देख रहे हो वो उसी प्रकार का आचरण यानी बनावटी व्यवहार प्रदर्शित करती है। तो आप देख रहे अब उसके व्यवहार के आधार पर लड़के वाले कहते हैं बहुत अच्छी लड़की है, बहुत संस्कारी लड़की है, और जब वो घर पे आती है तो वही लड़की वाचाल होती है और संस्कारों के नाम पर क्या होता है, मैज आपको ठग लिया जाता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो आपने क्या किया, औपचारिक निरीक्षण किया। इसी प्रकार लड़कों को भी कैसा, आप लड़का देखने आ रहे हैं, लड़की वाले आ रहे हैं लड़की को देखने, तो लड़का गुरु गुटका तमाकू बारा वैसी उबड़ खाबड़ कपड़े पहने हुए रहता है और दाढ़ी वाड़ी बाल बाल बढ़ा के और एक तरीके से आवाराओं की तरह रहता है। तो जब उसे पता चलता है उसके पिताजी को भाई लड़की वाले आ रहे हैं देखने के लिए, तो वो अपने लड़के को जाएगा, सबसे पहले डेंटिस्ट के पास ले जाएगा और उसके दांतों की सफाई करवा के ले आता है। उसके बाद उसकी हेयर कटिंग करवाएगा, नाई के पास ले जाएगा और उसकी हेयर कटिंग करवा के बिल्कुल रेडीमेड बनाएगा, फिर उसको अच्छे कपड़े अथवा अच्छे वेशभूषा के साथ उसको प्रस्तुत करेगा और उसे भी थोड़े बहुत क्या दिए जाते हैं, टिप्स प्रस्तुत कर दिए जाते हैं किस तरीके से बोलना है। पढ़ाई से संबंधित भी उतना ही जवाब देना है जितना आवश्यक हो, अन्यथा नहीं, ज्यादा होशियार बनने का प्रयास नहीं करना है। ये सारी चीजें प्री प्लानिंग कौन कर देता है, लड़का वाला कर देता है। तो जब लड़की वाला आता है तो देखता है यार लड़का बहुत सभ्य, बोलता भी नहीं है, बिल्कुल संस्कारी, किसी भी प्रकार का इसमें ऐमाल नहीं है, यानी किसी भी प्रकार का धूम्रपान, मदपान या अन्य किसी प्रकार की इसकी कमी नहीं है। जब बाद में जब शादी हो जाती है उसके बाद पता चलता है कि लड़का क्या है, धूम्रपान भी करता है और मदी अथवा व्यसनी भी है और किसी भी प्रकार के संस्कारों के योग्य है ही नहीं वो। तो आप देख रहे हो ये औपचारिक निरीक्षण के द्वारा जो निरीक्षण किया गया जो व्यवहार है वो वास्तव में वैसा हो ऐसा होना आवश्यक नहीं होता है। तो यह है औपचारिक निरीक्षण, यानी जहाँ पर सारी चीजें प्री प्लानिंग हो, पूर्व निर्धारित हों। यहाँ पर प्रयोज्य को निरीक्षण का समय, निरीक्षण की तिथि अथवा तारीख, निरीक्षण किए जाने वाले व्यवहार की विषय वस्तु अथवा निरीक्षणकर्ता के संबंध में समस्त जानकारी पूर्व में प्रस्तुत कर दी जाती है, जिससे उसका व्यवहार जो प्रयोज्य का व्यवहार है वो बनावटी हो जाए और उस बनावटी व्यवहार के आधार पर अगर निरीक्षणकर्ता जो व्यवहार से संबंधित जो निर्णय लेता है वो सत्य हो, ऐसा होना आवश्यक नहीं है। यह इसकी कमजोरी है।
तो ये हुआ आपका औपचारिक निरीक्षण। अब आ जाओ अनौपचारिक निरीक्षण। तो अनौपचारिक शब्द का ही अर्थ होता है अनियोजित, अथवा आकस्मिक, अथवा अनायास, यानी बिना आवास के। तो अब दूसरा है अनौपचारिक निरीक्षण, यानी अनौपचारिक का अर्थ क्या होता है? अनियोजित, आकस्मिक अथवा अनायास। यानी जो अनौपचारिक निरीक्षण होता है यही वास्तविक निरीक्षण है। अनौपचारिक निरीक्षण में किसी भी प्रकार का पूर्व प्लानिंग या प्री प्लानिंग नहीं होती है। अनौपचारिक निरीक्षण अनायास होता है, आकस्मिक होता है, अनियोजित होता है, बिना प्री प्लानिंग के होता है। यहाँ पर प्रयोज्य को, निरीक्षण की तिथि, निरीक्षण का समय, निरीक्षण से संबंधित व्यवहार, जिस व्यवहार का या जिस समस्या का निरीक्षण किया जाना है, अथवा निरीक्षणकर्ता का पता नहीं होता है। निरीक्षणकर्ता होता है वो शांतिपूर्वक ढंग से या गुप्त तरीके से क्या करता है? प्रयोज्य के व्यवहार का निरीक्षण कर रहा होता है। तो जब प्रयोज्य को पता नहीं होता कि मेरे व्यवहार का अवलोकन किया जा रहा है या निरीक्षण किया जा रहा है, तो वह व्यवहार बनावटी नहीं कर पाता है और वो अपना नेचुरल अथवा स्वाभाविक एवं नैसर्गिक व्यवहार प्रदर्शित करता है। और उस व्यवहार को देखकर जो निरीक्षण करता है उसके व्यवहार से संबंधित क्या करता है? उपयुक्त निर्णय ले पाता है कि उस व्यक्ति का आचरण अथवा व्यवहार किस किस प्रकार का होता है। तो इस प्रकार के निरीक्षण को क्या कहते हैं? हम अनौपचारिक निरीक्षण कहते हैं। और ये अनौपचारिक निरीक्षण क्या है? अनियोजित, आकस्मिक या अनायास होता है और इसके द्वारा प्राप्त निर्णय अधिक से अधिक सत्य होने की संभावना होती है। तो ये आपका अनौपचारिक निरीक्षण। तो आप देख रहे हो, इसका मैं एक छोटा सा और एग्जाम्पल दूं। जैसे किसी भी संस्था अथवा कार्यालय पर यदि कोई अधिकारी अनौपचारिक निरीक्षण के दौरान आता है तो वो वहां की सारी व्यवस्थाओं को बखूबी अपनी आंखों से देख सकता है। तो वो देखता है कि ना तो वो कर्मचारी है वो अपने टाइम पर, जो संस्था अथवा कार्यालय खुलने का समय, उस कार्यालय खुलने के समय पर ना तो आ रहे हैं और ना कार्यालय के बंद होने के समय पर जा रहे हैं। वहां पर जो कार्यालय से संबंधित जो कर्मचारी, उनकी जो जो जिम्मेदारियां हैं उनका वो पूर्ण निर्वहन नहीं कर रहे हैं। ये सारी चीजें वो कब पता कर सकता है? जब वो अनियोजित अथवा आकस्मिक तरीके से उस संस्था का अथवा कार्यालय का निरीक्षण करता है, तभी वह उस कार्यालय से संबंधित जो कमियां हैं अथवा दोष हैं उनको जान पाएगा और उनकी कमियों एवं दोष को जानकर उनको दूर करने के लिए क्या क्या आवश्यक सुधार संभव हो सकते हैं उनके विषय में उपयुक्त निर्णय ले सकता है। तो यह कब संभव है? जब अनौपचारिक निरीक्षण हो तब संभव है। लेकिन आप देखते हो स्थिति इतनी विकराल हो चुकी है कि आज कहीं भी किसी भी संस्था पर अनौपचारिक निरीक्षण नहीं होता है। पहले से पूर्व सूचना कर दी जाती है। बीच में जो बिचौलिए दलाल होते हैं, एजेंट टाइप के व्यक्ति होते हैं, वो पहले से क्या कर देते हैं? अपनी संस्थाओं को, अधीनस्थ संस्थाओं को एवं कार्यालयों को सूचित कर देते हैं कि भाई दौरा होने वाला है, अमुक अधिकारी का, अमुक व्यक्ति का दौरा होने वाला है। तो वहां सारी चीजें फिर बनावटी पेश कर दी जाती हैं। तो ये आपका औपचारिक निरीक्षण और अनौपचारिक निरीक्षण आपको समझ में आया होगा। और ये किसने बताया? पॉल सनिक ने बताया। तो यहाँ हम आज इसका फर्स्ट भाग पूरा करते हैं और इसके बाद हम अपने अगली क्लास में इसका जो बहिर्दर्शन अथवा निरीक्षण विधि है इसका सेकंड पार्ट प्रस्तुत करेंगे। यदि आपको हमारा पढ़ाना अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और धन्यवाद।